जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान के सेट 5 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। क्योंकि ये हमारा टर्म 1 का सेट 5 का क्वेश्चन आंसर है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगा इसमें। तो ये हमारे झारखंड बोर्ड और पॉलिटेक्निक परीक्षा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं वो किन किन दर्पणों पर लागू होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक पृष्ठों पर जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण पर भी लागू होता है। सभी परावर्तक पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो हमारा जो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हमारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी r/2। r हमारा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, बटे में 2 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका फोकस दूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। हमारा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये ध्रुव होता है, इसमें परावर्तक पृष्ठ में एक फोकस बिंदु होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, और ये मुख अक्ष जो है ये हमारा वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर गुजरता है। अब हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन ये जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है और समान आकार का ही प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी पर ही जो है बनेगा हमारा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण जो है आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब देता है। हमेशा जो है अवतल दर्पण क्या करता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब देता है। हमारा जो ये अवतल दर्पण है इसमें अभी हम बताएं कि ये P है, एक F होता है, एक C होता है, एक मुख अक्ष होता है। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से, लेकिन जब हम लोग फोकस बिंदु और जो है ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो हमारा क्या होता है, आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहन के जो पश्च दृश्य दर्पण है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब देता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग बड़े एरिया को कवर कर लेता है वो दर्पण, और हमें बहुत बड़े एरिया को दिखाई देता है दर्पण, जिससे हम लोग गाड़ी चलाने वाले को सुविधा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि वो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें आती है उसको एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, जिससे एक तापमान हमारा मिलता है, एक टेम्परेचर मिलता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में उसमें सुविधा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण लेंस संभवतः है, तो जो दिया है -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है, और पूछ रहा है कि कौन से दर्पण में माइनस ऋणात्मक होता है फोकस दूरी और कौन से लेंस में ऋणात्मक होता है फोकस दूरी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण में अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और लेंस में उत्तल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि धनात्मक में उल्टा हो जाएगा। धनात्मक में क्या हो जाएगा, हमारा जो है उत्तल दर्पण में धनात्मक हो जाएगा और अवतल लेंस में धनात्मक हो जाएगा फोकस दूरी। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है अवतल दर्पण का फोकस दूरी और उत्तल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है, तो P और F के बीच क्या संबंध है, तो हमारा जो है लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर 1/f, और लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्धन M बराबर होता है -v/u। इसमें जो हमारा है भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, क्या बोलते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी भी है, और बिंब की दूरी जो है वो हमारा u है। ठीक है, अब जो हमारा लेंस का आवर्धन होता है इसका जो सूत्र है M बराबर -v/u, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी कम दूरी होती है लगभग, तो हमारा जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है सुस्पष्ट दर्शन के लिए एक वयस्क जैसे आपके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम दूरी होती है, और अधिकतम दूरी जो पूछा जाएगा तो वो हमारा क्या होता है, अनंत होता है।
अगला क्वेश्चन है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र हमारा होता है उत्तल लेंस का बना होता है, और उत्तल लेंस जो है वो हमारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में आदान प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है यौगिकों के आयनों के बीच जो है आदान प्रदान होता है, तो इसी हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दरमियान संरक्षण नियम के अनुसार जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, क्योंकि दरमियान संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दरमियान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, इसी कारण रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है दरमियान संरक्षण नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचयन में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। और अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या होगा? तो X का नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है उसका विलयन यानी जल से मिलाने के बाद जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है, और इसका उपयोग हम लोग सफेदी कराने के लिए करते हैं। ये चूना है, पानी से मिलाने पर चूना पानी मिलता है, और इसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। धातु के ऑक्साइड जो है वह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, जल की बर्बादी को रोका जाए। नहीं, ये नहीं दिखाता है। सांद्र अम्ल या क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी को दर्शा रहा है कि सांद्र अम्ल और क्षारक से हमें दूरी बनाए के रखना है, क्योंकि ये हाथ में पड़ते ही देखिए किस तरह गल जा रहा है। किसी लोहे के टुकड़े में गिरने पर भी क्या हो जा रहा है? गल जा रहा है। ये हमको दिखा रहा है। ठीक है, धूम्रपान से बचने के लिए तो नहीं दिखा रहा है, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, इससे भी नहीं दिखा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OH- आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जो है क्षारक जल में घुलकर प्रदान करता है। और अम्ल क्या प्रदान करता है? तो अम्ल जो है हमारा H+ आयन प्रदान करता है जल में घुलकर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, या हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरो क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोरो क्षार प्रक्रम, तो क्लोरो यानी क्लोरीन का निर्माण होगा, और क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो क्लोरीन तो ऑप्शन में दिया नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ऑप्शन नंबर ए में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उसका साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? पहला दिया है स्वाद में कड़वा, तो स्वाद में कड़वा जो है वह क्षारक होता है। ठीक है, अब बोल दिया है जल में घुलनशील, तो हमारा क्षारक तो कड़वा होता है, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? तो हम लोग जो है 5.6 से जब कम हो जाता है पीएच मान वर्षा का, जल का, तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो 5.6 से कम कौन वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, तो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन गैस होता है। ये जब हम लोग अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस गैस की संतुष्टि के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक आवाज उत्पन्न कराते हैं, उसके पास जलती हुई मोमबत्ती या तीली को लेकर जाते हैं, तो हमारा गैस जो है फटफट की ध्वनि सुनाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होगा, रंग में भी परिवर्तन होगा, और गैस का भी उत्सर्जन होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में जो है मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाई जाती है, क्या कहलाती है? तो ये हमारी जो है धमनियां कहलाती है। धमनियां क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है।
और शिराएं क्या करती है, तो अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से हृदय तक लेके आती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। अगला क्वेश्चन है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो वाष्प के रूप में जल की हानि यानी वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, यानी इसको वाष्प उत्सर्जन बोलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। अगर दोनों एक साथ दिया रहता तो उसका राइट आंसर दोनों हो जाता, और जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट मुख्य उत्पाद है और ऑक्सीजन और जल जो है उप पदार्थ है हमारे। अगला क्वेश्चन है, अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष्मा जो है अमाशय की आंतरिक स्तर का रक्षा करता है अम्ल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो शाकाहारी जानवर का क्षुद्रांत जो है वो सबसे लंबा होता है, क्योंकि उसको सेलुलोज के पाचन के लिए लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय एक शाकाहारी जानवर है और इसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परतन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रवर्धन जनन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? किसका रूपांतरण किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है गोबर गैस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।